द्रव्यमान संरक्षण का नियम जो है हमें क्या सिखाता है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये कहता है कि कोई भी पदार्थ ठीक और किसी भी रासायनिक अपक्रिया में ना तो अपना द्रव्यमान खोता है और ना ही उसमें वृद्धि होती है। यानी कि ना द्रव्यमान खोएगा, यानी कि ना उसमें कोई बढ़ोतरी होगी और ना ही उसमें जो है कोई हानि होगी। किसमें? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक है, तो यानी कि इसका मतलब सिर्फ इतना है कि द्रव्यमान हमेशा सुरक्षित रहता है। कोई भी पदार्थ हो और किसी प्रकार की अभिक्रिया हो तो उसमें द्रव्यमान जो होता है वो सुरक्षित रहता है। सूत्र यह है कि अभिकारकों का द्रव्यमान बराबर उत्पादों का कुल द्रव्यमान। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब हम दो या दो से अधिक अभिकारकों के मध्य अभिक्रिया करवाते हैं और उसके बाद जो हमें उत्पाद प्राप्त होता है, उस प्राप्त हुए कुल उत्पाद का द्रव्यमान और अभिकारकों में लिए गए कुल द्रव्यमान। ठीक है, मान लो एग्जांपल ले लो कि एक अभिकारक A है, दूसरा B है और मानते हैं इसको कि इसका द्रव्यमान 5 था और इसका भी 6 था। अब क्रिया करवाएंगे तो हमें मिलेगा AB, लेकिन अब ये दोनों द्रव्यमान ऐड हो जाएंगे तो हो जाएगा 11, यानी इसका भी जो द्रव्यमान हमें मिला है टोटल वो 11 ही रहेगा, यानी कि वो ना घटेगा ना बढ़ेगा। अगर इसकी जगह पे कोई तत्व का द्रव्यमान है, तत्व है, तो उस तत्व का जितना द्रव्यमान होगा वो इसमें भी उतना ही रहेगा, यानी कि वो ना बढ़ेगा और ना ही घटेगा। ठीक है, तो हमें द्रव्यमान संरक्षण के नियम में सिर्फ इतना समझना है कि किसी भी रासायनिक अपक्रिया में कोई भी पदार्थ ना अपना द्रव्यमान खोता है और ना ही उसका द्रव्यमान वृद्धि होता है। ठीक है, तो इसी बात को हम आगे जो है और एक्सप्लेन के साथ समझेंगे। जैसे यहाँ पर दिया गया है, किसी भी रासायनिक अपक्रिया में द्रव्यमान ना तो उत्पन्न होता और ना ही नष्ट होता है। ठीक है, अर्थात अपक्रिया से पहले और बाद में द्रव्यमान क्या होगा? बराबर रहेगा, यानी कि वही रहेगा जो अपक्रिया से पहले था वही उत्पाद में भी रहेगा, यानी अपक्रिया के बाद भी रहेगा। ठीक है, वही सूत्र फिर यहाँ पे है कि अभिकारकों का कुल द्रव्यमान बराबर उत्पादों का कुल द्रव्यमान। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है कि C+O2 का मतलब कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य क्रिया कराई जा रही है। तो कार्बन का जो होता है वो 12 होता है और ऑक्सीजन का होता है 16, लेकिन यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है तो इंटू 2। ठीक, तो इसका अगर टोटल करेंगे हम तो निकल के आएगा 44 ग्राम और इसका भी वही होगा, 12 इसका हो जाएगा और 16 इंटू 2 तो इसका भी 44 ग्राम हो जाएगा। यानी कि दोनों में फर्क क्या नजर आया? कोई नहीं, यानी कि दोनों क्या है? बराबर है। ठीक, अपक्रिया से पहले अभिकारकों का द्रव्यमान जितना था उतना उत्पाद में भी द्रव्यमान रहेगा बेटा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? इसके नाम से ही पता चल रहा, असंतुलित यानी जो बैलेंस ना हो, असंतुलित हो। तो वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें या जिसके दोनों पक्ष में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर ना हो, परमाणु की संख्या क्या हो? बराबर ना हो। ठीक है, उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं, या फिर उसे हम कंकाली समीकरण भी कहते हैं। कंकाली मतलब एक ढांचा तो बना होगा, लेकिन ढांचा जो अभिकारक और उत्पाद है ये दोनों बराबर नहीं होंगे। किसकी दृष्टि से? परमाणु संख्या की दृष्टि से। तो यहाँ पर 2mg है, 2mg + O2, तो यहाँ पे क्या है? MgO, यानी 2 ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन एक ही है, और यहाँ पे Mg 2 है, यहाँ पे Mg भी एक ही, यानी कि बराबर नहीं है। तो हम इसको क्या कहेंगे? असंतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा वो ये है कि रासायनिक समीकरण में भौतिक अवस्थाओं के संकेत क्या होते हैं। रासायनिक समीकरण में भौतिक अवस्थाओं के संकेत क्या है? यानी कि जो हम लोग कोई रिएक्शन
किन्हीं यौगिकों के मध्य तत्वों के मध्य करवाते हैं तो उनके संकेत होते हैं, यानी किस फॉर्म में वो लिए गए हैं। तो उसको व्यक्त करने के लिए जैसे यहाँ पे दिया है, गैस हो सकती है और गैस के साथ साथ जो है द्रव हो सकता है, जलीय हो सकता है, ठोस हो सकता है। तो इसको हम किससे दिखाते हैं? तो इसको हम दिखाते हैं बेटा, जैसे मान लो जलीय है और सॉरी गैस है तो हम इसको दिखाएंगे स्मॉल जी से, हाँ कैपिटल जी नहीं लिखेंगे। द्रव है तो लिक्विड, जलीय है तो AQ और ठोस है तो यस यानी कि सॉलिड। ठीक है, ये तो इनके हो गए अवस्थाओं को व्यक्त करने वाले प्रतीक। दूसरी बात आती है कि क्या कभी कभी अभिक्रिया की परिस्थितियां जो है जैसे ताप और उत्प्रेरक हो तब हम उसको कैसे व्यक्त करेंगे? तो अभिकारकों में अभिकारक को हम किस साइड में लिख दिए? लेफ्ट साइड में, और उत्पाद को राइट साइड में। तो बचा कौन सा हिस्सा मेरा? मध्य भाग, जिसको हम एरो के द्वारा दर्शाते हैं। तो इसके ऊपर हम किसको व्यक्त करेंगे? टेम्परेचर को और उत्प्रेरक को। इसके ऊपर भी व्यक्त कर सकते हैं और नीचे भी व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि अम्लों या विलयनों की सांद्र और तनु अवस्था को दिखाने के लिए हम क्या करते हैं? तो सांद्र अगर है, सांद्र का मतलब होता है गाढ़ा। क्या होता है बेटा? गाढ़ा होता है, इसको हम गाढ़ा बोलते हैं। और तन का मतलब होता है पतला, है ना? विलेन कैसा होगा? पतला होगा। तो अगर पतला है तो हम डिल्यूट कहते हैं और गाढ़ा है तो कॉन्स्टेटेड कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? कॉन्स्टेटेड, यानी शॉर्ट फॉर्म में इसको कॉन्स लिख सकते हैं और इसको डिल लिख सकते हैं, DIL। फोर्थ पॉइंट है कभी कभी गैसीय अवस्था के लिए एरो ऊपर की ओर तथा अवक्षेप के लिए एरो नीचे की ओर लगाई जाती है, यह भी बताया गया है। अगर गैसीय फॉर्म है, यानी गैसीय फॉर्म में कोई हमें प्रोडक्ट प्राप्त हो रहा है तो हमें एरो ऊपर की ओर लगा देंगे, और अवक्षेप प्राप्त हो रहा है यानी कि विलयन, कोई गाढ़ा विलयन या विषमांगी विलयन प्राप्त हो रहा है तो हम उसको एरो नीचे की ओर लगाते हैं। ठीक, जैसे यहाँ पे अवक्षेप के रूप में दिया गया है। क्या दिया है? अवक्षेप का एक एग्जाम्पल है, यहाँ पे ये दिया हुआ है कि AgNO3 AQ है, यानी कि ये जलीय विलयन होगा। NaCl AQ ये भी जलीय विलयन होगा। दोनों के मध्य क्रिया करवाते हैं तो हमें AgCl मिलता है, जिसको हम लोग सिल्वर क्लोराइड बोलते हैं, और ये अवक्षेप है। और NaNO3 यानी कि AQ है, यानी जलीय विलयन प्राप्त हो रहा है। ठीक है बेटा।